अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले में फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। बेड़ा गर्क कर रही है। दिस इज हाउ इट रिएक्ट्स। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज में शील्डिंग इफेक्ट को। ये पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज होता क्या है आखिर, इसको समझना है ना हमने आज। देखिए, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, शील्डिंग इफेक्ट, एटॉमिक साइज वगैरह वगैरह। ये जो प्रॉपर्टीज होती है ना, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। ये बहुत कुछ बताती हैं। जस्ट लाइक डेट पीरियोडिक टेबल ने हमें इतना हेल्प किया। मैंने आपको बताया नहीं, खाली ये हेल्प किया, मैंने शो करवाया आपको। मैंने आपको बताया नहीं कि ये होता है, ये होता है। मैंने आपको बताया नहीं ये वर्नियर कैलिपर क्या होता है। मैंने आपको हाथ में आगे रख के दे दिया वर्नियर कैलिपर, भाई तुम खुद देखो, खुद प्रैक्टिकल देखो। मैंने वही चीज आपको दिखाई है वहां पर ना। अब पीरियड और ग्रुप की बातें चल रही हैं। ग्रुप के अंदर वैलेंस शेल, देखें एक बात बता दूं, किसी भी एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी है, प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टीज वो डिपेंड करती हैं किस चीज के ऊपर? वो चीज है वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। क्या है वो? है वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। उसकी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, कितने इलेक्ट्रॉन्स आखिरी शेल में पाए जाते हैं। एक ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज हैं अप टू डाउन सेम होती हैं, तकरीबन सेम होती हैं, बिकॉज उनके आखिरी शेल के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चूंकि नीचे जाते हुए शेल इंक्रीज होते हैं, शेल बढ़ते हैं। देखिए पहले पे दूसरा शेल, तीसरा, चौथा, तो साइज बढ़ता है। साइज बढ़ता है तो साइज की वजह से फ्लक्चुएशन आता है प्रॉपर्टीज के अंदर, इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई फर्क नहीं आता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के PDF
इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है, आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इस डायरेक्शन के अंदर, तब क्या चेंज आ रहा है? तब चेंज आ रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़, मतलब उसकी वजह से एटम का साइज छोटा हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बढ़ रहे हैं, अट्रैक्शन बढ़ रही है, वो साइज छोटा हो रहा है। शेल पहले भी सेकंड था, यहाँ पे भी सेकंड शेल है, यहाँ सेकंड शेल है, सेकंड शेल, नीचे वाला पीरियड होगा, उसके अंदर तीसरा शेल होगा। लेफ्ट टू राइट जाते हुए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो रहा है, उसकी वजह से उसकी फ्लक्चुएशन से प्रॉपर्टीज के अंदर फ्लक्चुएशंस आती हैं। लेफ्ट टू राइट जाते हुए ग्रेजुअल चेंज आ रहा है ना, मतलब एक पहले 11 प्रोटॉन 12 13 प्रॉपर्टीज भी इसी तरीके से मैटर करेंगी। यहाँ पे 11 के बाद हो गया 19, 19 के बाद कुछ और अलग आ गया, बड़ा चेंज आ रहा है, तो इनकी प्रॉपर्टीज में भी अलग अलग चीजें मैटर करती हैं। अब पढ़ने जाते हैं हम शील्डिंग इफेक्ट को। भाई शील्डिंग इफेक्ट क्या एक प्रॉपर्टी है, पीरियोडिसिटीज की पढ़ेंगे इस प्रॉपर्टी की। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है समझाता हूं मैं आपको। शील्डिंग का जो लफ्ज आया है वो निकला है शील्ड से। शील्ड क्या होती है भाई? शील्ड होती है कोई कवर, कोई कवच होता है, कोई प्लेट होती है, कोई लेयर होती है। एक शील्ड क्या होती है? एक लेयर होती है जो किसी चीज को रोकती है, रिड्यूस करती है। शील्ड, भाई आप शील्ड पहन लो ना, हम कहते हैं भाई शील्ड पहन लो, चोट नहीं लगेगी, या गर्मी से आपको जो शील्ड है, अल्ट्रावायलेट शील्ड है, वो आपको अल्ट्रावायलेट लाइट से बचाएगी, कम करेगी, रिड्यूस करेगी उस चीज को। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या है? किसी चीज का रुकना, किसी चीज का कम होना। एग्जाम्पल, बुक वाली एग्जाम्पल उठाते हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम की। तो बेरिलियम के पास ये बीच में कंसंट्रेटेड है एक प्यारा सा न्यूक्लियस, यही न्यूक्लियस यहाँ पर भी पाया जाता है, लेकिन थोड़े फर्क के साथ। बेरिलियम के पास होते हैं 4 प्रोटॉन्स, यहाँ पर कितने प्रोटॉन्स होंगे? 4 प्रोटॉन है। मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन है। इसके शेल्स बना लेते हैं हम। अब भाई इलेक्ट्रॉन को उतारो यहाँ पर, ये एक इलेक्ट्रॉन, तो ये रहे हमारे पास मैग्नीशियम के 12 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा। अब भाई क्या करना है? ये जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, इस आखिरी वाले नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा एक प्रोटॉन, यही प्रोटॉन इस आखिरी वाले के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, कुछ ना कुछ, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, अट्रैक्ट कर रहा होगा इसको। हम आखिरी वाले वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि मैंने बताया वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग के अंदर साथ लेता है। वैलेंस शेल की जो बात है ना, वैलेंस क्या भाई? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वो ही बॉन्डिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, वो ही रिएक्टिविटी डिफाइन कर रहे हैं, वही स्टेबिलिटी डिफाइन कर रहे हैं। 8 हैं तो भाई सही चल रहा है, सारा काम ही इनका है, तो मतलब यही इंपॉर्टेंस है, यही करता धरता है, तो इसके ऊपर फर्क को हम समझेंगे। तो भाई ये जो इसको प्यार दे रहा है, ठीक है, और ये जो मैग्नीशियम का न्यूक्लियस इसको प्यार दे रहा है। एग्जाम्पल ये समझो कि इसके ऊपर भी सेम पॉजिटिव चार्ज है 4 प्रोटॉन का, इसके पास भी 4 प्रोटॉन का वही चार्ज है, ये समझो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, आसानी की खातिर ये समझो कि ये जो 3 शेल्स आपस में करीब है, बहुत करीब है, ठीक है, 3 शेल्स है ना, ये आपस में बहुत ज्यादा करीब है। ये वाला डिस्टेंस जो है ना, न्यूक्लियस से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, ये 2 मीटर का है। इसके वाले के भी जो न्यूक्लियस और आखिरी शेल का जो डिफरेंस है वो भी 2 मीटर का है, ये समझो आप। क्या ये जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये जो फोर्स है
ये वाला न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा रहा है, क्या दोनों बराबर होंगी? आप कहेंगे सर डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, बराबर होंगी। क्या ये इलेक्ट्रॉन उतनी चार्ज फील कर रहा है भाई? अगर आप न्यूक्लियस से पूछेंगे ना, भाई न्यूक्लियस से पूछेंगे आप इसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रहे हो, बोलेगा मैं 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ। इसी न्यूक्लियस से यहाँ से पूछोगे, बोलेगा 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के पास जाओ पूछने, इलेक्ट्रॉन से पूछा भाई न्यूक्लियस कितनी फोर्स लगा रहा है, ये बोल रहा है 10 न्यूटन की लगा रहा है, नहीं बोल रहा है 9.7 न्यूटन की लगा रहा है। इस वाले इलेक्ट्रॉन से पूछा सेम डिस्टेंस पर है, बोला भाई कितनी फोर्स तुझे लग रही है, तुझे कितना खिंचाव महसूस हो रहा है, बोल रहा है 8.8 न्यूटन का है। भाई इतना फर्क क्यों? डिस्टेंस सेम भाई, लगने में तुम्हें डिस्टेंस सेम लग रहा है, मैंने एक बात बता दी, 2 मीटर का यहाँ पर है, 2 मीटर का वहां पर है। भाई इसको 8.8 न्यूटन की फोर्स फील हो रही है, इसको 9.7 की हो रही है। न्यूक्लियस उतनी लगा रहा है, 20 से फोर्स जाग आ रही है। भाई ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। माजरा सारा ये है, अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन धक्का मार रहे हैं। यहाँ पर अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि इसको दूर धक्का दे रहे हैं। एक 2 इलेक्ट्रॉन धक्का दे रहे हैं, एक 8 इलेक्ट्रॉन धक्का दे रहे हैं, और 8 के अंदर वाले भी धक्का दे रहे हैं। तो भाई ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो न्यूक्लियस है, पापा पापा के करीब है, आगे बच्चे, बच्चे पापा का प्यार ले रहे हैं, आखिरी वाले बच्चे को पापा का प्यार मिल ही नहीं रहा। भाई ये जो आगे वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना भाई, एक शील्ड समझो, यहाँ पे एक शील्ड लगी हुई है, एक शील्ड लगी हुई है जो कि क्या कर रही है, इस फोर्स को रोक रही है। फोर्स के मैग्नीट्यूड को 10 से 9.8 पे आ रही है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं बहुत ज्यादा। भाई नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, इतना रिपेल क्यों नहीं करता? क्योंकि ये सारे मोशन के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मोशन के अंदर होते हैं, घूम रहे होते हैं, तो इतना ज्यादा रिपल्जन नहीं होता। क्योंकि न्यूक्लियस कंसंट्रेटेड होता है, हिल नहीं रहा होता है, मूव नहीं कर रहा होता है, सिंपली सुकून से बैठा हुआ होता है, तो उसकी जो फोर्स है ना बेटा, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है शील्ड का काम कर रहे हैं। भाई ये क्या करे, शील्ड कर रहे हैं, इस पापा के प्यार को रोक रहे हैं। अब आप शील्ड बढ़ाते जाओगे, इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ते जाएंगे, और ये शील्ड, ये जो इफेक्ट है आगे शील्ड होने का बढ़ता जा रहा है। मतलब एक रुकावट आ रही है, मतलब उस इलेक्ट्रॉन, वो जो फोर्स है, वो जो अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के अंदर रिड्यूस हो रही है, वो रिडक्शन आ रहा है, और इस रिडक्शन के इफेक्ट को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इनर शेल है ना भाई, ये जो इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जो इनर शेल के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है, ये बाहर वाले, ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना भाई, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को, जो न्यूक्लियस की, उसको कम कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो इस इफेक्ट को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन शील्ड की तरह काम कर रहे होते हैं, कौन से, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स। अब यही बात आप बुक के अंदर पढ़ो, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, फील दिया है मैंने आपको। फिगर 4.3 shows electronic configuration of lithium, beryllium, magnesium, lithium, beryllium, magnesium, ठीक है। Which atom has more shells? किसके पास, बेरिलियम के पास ज्यादा है, मैग्नीशियम के पास? ऑब्वियसली मैग्नीशियम के पास 3 शेल है, इसके पास 2 शेल है। Which atom has more electrons between the nucleus and the valence electrons? भाई किसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बिटवीन कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके अंदर टोटल कितने, 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इनर शेल के अंदर ओवरऑल 12 है, इसके अंदर ओवरऑल कितने हैं, इसके अंदर 4 है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इनर शेल्स कट ऑफ attractive forces between the nucleus and the valence electron। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बीच में, ये पापा के प्यार को रोकते हैं। ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस का प्यार जो आखिरी शेल तक जा रहा होता है, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन तक, उसको कट ऑफ करते हैं, रोकते हैं, क्या, रिड्यूस करते हैं। द रिडक्शन इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर सबशेल इज कॉल्ड शील्ड इफेक्ट। अंदर के जो सबशेल के अंदर, शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ना, वो जो पापा के प्यार को रोकते हैं, इनकी वजह से काला मुंह होता है, इसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। विच एटम हैज ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट?
बेरिलियम का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा मैग्नीशियम के पास। भाई जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अंदर की शेल ज्यादा होंगे, जितना रुकावट ज्यादा पैदा करेंगे, उसका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। ठीक है, मैग्नीशियम के पास ज्यादा होगा। एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से लेके जब आप नीचे जाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक शेल बढ़ते जाएंगे। मैंने आपको बताया कि भाई ग्रुप के अंदर नीचे जाते हुए शेल बढ़ता है, शेल बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अंदर शेल के अंदर बढ़ेंगे, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। Which atom lithium or beryllium has greater number of shells? Which atom lithium or beryllium has greater number of electron between the nucleus? भाई किसके अंदर ज्यादा है? भाई लिथियम और बेरिलियम का केस है, दोनों के पास दो दो शेल हैं। भाई किसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है ना, अंदर की शेल, वैलेंस शेल को छोड़ के जितने भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? इसके पास भी दो है, इसके पास भी दो हैं। ठीक है, ये एक पीरियड के एलिमेंट है, एक ग्रुप के नहीं है। लिथियम बेरिलियम ऐसे आता है, पीरियड के अंदर ऐसे आता है। एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे आप लेफ्ट से राइट जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनर शेल के अंदर वही रहेंगे। लिथियम के पास भी दो थे, इसके पास भी दो हैं, देयरफॉर शील्डिंग इफेक्ट बराबर रहता है बेटा। किसी भी आप पीरियड के अंदर चले जाएं, पीरियड के अंदर शील्डिंग इफेक्ट चेंज नहीं होता, हमेशा सेम रहता है, क्योंकि अंदर के इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते ही नहीं है। ये 4.4 है, खुद हल कीजिएगा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट देना है, आपने पढ़ना है इस चीज को। All the physical and chemical properties of elements depend on the electronic configuration of their atoms. यही बात मैं कह रहा हूँ भाई, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है उनके एटम की, आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो किस शेल के अंदर है, किस ब्लॉक के अंदर है। We now consider some properties of atoms that are affected by electronic configuration. भाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेंज होगी, कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी? जैसे आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई। दे यूजुअली इंक्रीज और डिक्रीज रिपीटेडली थ्रू द पीरियोडिक टेबल। ये कम से बढ़ती जाती हैं, फिर नीचे जाएंगे, फिर कम से बढ़ती जाएंगी, बढ़ने से कम होती जाएंगी, बढ़ने से कम होती जाएंगी, बार बार ये ट्रेंड चलता जाएगा, रिपीटिशंस होंगी इनकी प्रॉपर्टीज की हर पीरियड के अंदर। That is, they show consistent changes or trends within a group or period. These tendencies are correlated with behavior. ये जो इनकी जो तमन्ना है, टेंडेंसी है इस तरीके से, ठीक है, चेंज होने की, ये इसके बिहेवियर को इफेक्ट करती है, बिहेवियर को जस्टिफाई करती है, कैसे जाके बिहेव करेगा, ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन देती है। भाई शील्डिंग इफेक्ट का ताल्लुक आयोनाइजेशन एनर्जी से कैसे है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से कैसे है, सब कुछ समझाऊंगा मैं आपको आने वाले लेक्चर्स के अंदर। इतना भी नहीं होगा जितना फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा जाता है, लेकिन बहुत हद तक आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक साइज को। तो एटॉमिक साइज ये क्या भला है? पहली बात बता दूं, एटम इतना छोटा है आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। एटम कितना छोटा है? एक एटम है, दिस इज एन एटम, ये कितना छोटा है? ये बहुत छोटा है। अगर आप एक दाना चीनी का ले लेते हैं, चीनी का एक दाना, ठीक है, छोटा सा दाना घर का, इसके अंदर कितने एटम होंगे आपको क्या लगता है? आप कहोगे सर 1000-2000 एटम होंगे, और कितने होंगे? नहीं, पहले चैप्टर के अंदर मोल वाले के अंदर पढ़ा, सॉरी दूसरे चैप्टर के अंदर, इस चीनी के दाने में भी लगभग लगभग तकरीबन आई कैन से वॉट 6 के बाद, सॉरी 3 के बाद 20 जीरो और लगा दो, 20-21 जीरो और लगा दो, जीरो लगाते जाओ, इतने सारे एटम्स, इतनी 3 लाख, 3 करोड़, 3 अरब तो कुछ नहीं है भाई, 3 अरब तो यहां तक पूरा हो जाएगा। इसके आगे लगा दो 12 जीरो और, अरबों 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 इतने एटम है, छोटी सी चीज के अंदर इतने सारे। अब आप इस छोटे से एटम का साइज, एटॉमिक रेडियस कैसे मालूम करो? एटम का वॉल्यूम भी नहीं, कितनी जगह गिर रहा है, एटम का रेडियस। भाई ये एक एटम है, ये दूसरा, ये एक एटम है, इसके सेंटर से लेके आखिरी शेल तक का डिस्टेंस,
एक एटम के सेंटर से लेके न्यूक्लियस से लेके उसके आखिरी शेल तक यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस निकाल के दिखाओ। आप सिंपली कहोगे जितनी विड्थ है विड्थ को आधा कर दो, वो आपके पास विड्थ को आधा कर दो और कितने नंबर ऑफ एटम्स है उसको डिवाइड कर दो, आपके पास आ जाएगा रेडियस। कि समझ रहे हो कैसे? समझाता हूं। आप कहोगे सर ये इतने सारे एटम्स हैं, जितने भी एटम है आपको तो पता है कि इसके अंदर 3 की पावर 20 एटम्स है, 3 × 10 की पावर 20, ये सारे एटम्स है। आप क्या करो सर, इसकी विड्थ है ना इसको आधा कर दो 1/2 क्योंकि रेडियस की बात है, और जो इसकी विड्थ है और इसकी जो हाइट है लेंथ है उसको डिवाइड करवा के कितने नंबर ऑफ एटम है उसको डिवाइड करवा दो, हर एक एटम का आ जाएगा। लेकिन मसला बताऊं क्या है, ये एक एटम है, ये एटम दोनों साथ थोड़ी है, ये एक एटम है, उसके बिटवीन में स्पेस होगा, दूसरा एटम उसके बिटवीन में से स्पेस होगा, इसके स्पेस होगा, और दोनों ऑर्डरली थोड़ी अरेंज है, ऐसे स्पेसेस होंगे बीच में, ठीक है, ये ऐसे स्पेसेस होंगे, तो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा आपको। प्रॉब्लम है कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो यही एटॉमिक रेडियस आपको मालूम करना है। अब प्रॉब्लम है आप कैसे कैलकुलेट करोगे। सिंपल थिंग है, 2 एटम्स लोगे बॉन्डेड, वो बॉन्ड हुआ पड़ा है, हमारे पास एक मशीन है, उस मशीन का नाम जानने का आपको कोई हक नहीं है, फिलहाल ना जाने बेहतर है, आप छोड़ दें। वी हैव अ मशीन या इंस्ट्रूमेंट कहो तो बेहतर है, वी हैव एन इंस्ट्रूमेंट, वो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है, वो किसी भी एटम का न्यूक्लियस को डिटेक्ट कर सकता है, पॉजिटिव है ना, इसको डिटेक्ट कर सकता है, ये इस पॉइंट पर है, कितने भी एटम हो उसका पॉजिटिव निकाल लेगा। ये इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, इन दोनों के बिटवीन कितना डिस्टेंस ये बता सकता है, ये इस इंस्ट्रूमेंट की खासियत है। तो हमने क्या किया भाई, 2 सेम एटम है ऑक्सीजन के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, क्या करेंगे भाई, ये इसका न्यूक्लियस एक इसका न्यूक्लियस, हमारी मशीन क्या करेगी, बताएगी एक न्यूक्लियस यहाँ पर है, एक न्यूक्लियस यहाँ पर है, इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस दे देगी, ये डी है, हमें निकालना है इसका रेडियस। द केस इज डेड, क्योंकि ऑक्सीजन के एटम है ये आपस में मर्ज है, ये क्या आपस में मर्ज है, बिल्कुल ऐसे प्रॉपर बना दो, दिस इज लाइक दैट, ये ऐसे मर्ज है आपस में, तो ये वाला जो पॉइंट है ये मर्ज है। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस अगर आपको पता है, तो अगर इस डिस्टेंस का आप आधा कर दो, हाफ कर दो, d/2 करो, ये वाली चीज d/2 हो जाएगी, ये चीज d/2 हो जाएगी। भाई यही तो न्यूक्लियस से लेके आखिरी शेल तक का आखिरी इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस है d/2, तो हमें रेडियस मिल गया, d/2 बराबर है रेडियस है। हमने ऐसे कैलकुलेट किया तमाम का, वो चीजें जो रिएक्ट नहीं करती उनका अलग तरीके से किया, मेटल्स का अलग तरीके से किया, कोवेलेंट कंपाउंड्स का अलग तरीके से किया, हर अलग अलग 4 टाइप के वंडर वाल रेडियस अलग होता है, कोवेलेंट रेडियस अलग होता है, आयोनिक रेडियस अलग होता है, चारों अलग अलग टाइप के रेडियस होते हैं। फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर कोर्स में आया तो समझाऊंगा, अदरवाइज आपके पास बीएससी के अंदर आएगी ये चीज। तो ऐसे आपने कैलकुलेट किया रेडियस। अब भाई एटॉमिक साइज का आपने ट्रेंड मालूम करना है। देखो कोई भी दूसरा टीचर होगा ना, वो बोलेगा भाई एटॉमिक साइज ऐसे होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। मैंने भाई बच्चे को पता होना चाहिए कि बेटा एटॉमिक साइज मालूम कैसे हमें हुआ, पता तो चली, चीज पता कैसे चली और हमने क्या चीजें फेस की, क्या जद्दोजहद की। बच्चे को बताते नहीं है तो मजा नहीं आता उसको केमिस्ट्री के अंदर। हम भाई जो केमिस्ट्री का हक है ना जिसे पढ़ने का, उसको वैसे पढ़ के जियो, वरना नाइंसाफी ना करो। केमिस्ट्री बड़ी वीआईपी चीज है, मजे वाली चीज है। द साइज ऑफ एन एटम डिपेंड्स ऑन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। भाई एक एटम की जो साइज होती है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे मैटर करती है। ये जुमला कहा हुआ है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। एक एटम है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 है। एक है 1s2 2s2 2p6 3s1। दोनों की साइज के अंदर कितना फर्क होगा? बहुत बड़ा फर्क होगा, बहुत बड़ा फर्क होगा। ये जो 3s2 है बेटा, अगर ये 3s2 की जगह 3s1 हो जाए वो फिर भी फर्क आ जाएगा। अगर 3p अगर इसके साथ 1 है तो ये साइज बन रहा है, 3p अगर 2 आ जाए तो ये वाला इतना और छोटा हो जाएगा,
4 आ जाए और छोटा हो जाएगा, 6 आ जाए और छोटा हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ये चीजें डिपेंड करती हैं। ये वाला आइटम बहुत छोटा है, ये वाला बहुत बड़ा है, सिर्फ 3s के आने से। कैसे भाई? पहले इस वाले केस के अंदर कितने शेल है? शेल 1 शेल 2। इस वाले केस के अंदर 3 आ रहा है, 3 मतलब 3 शेल है, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। तो ये डिस्टेंस डी बढ़ गया, इसके अंदर डिस्टेंस डी छोटा है, इससे डिपेंड करता है। एटॉमिक साइज इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द एटॉमिक न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉनिक आउटर शेल। ये एवरेज डिस्टेंस होता है एटॉमिक न्यूक्लियस का एवरेज एटॉमिक शेल तक। बताऊं कैसे? ये बात थोड़ा समझो। बेसिकली ये पॉजिटिव है। अब प्रॉब्लम क्या है भाई, हम कैलकुलेट क्यों नहीं कर सकते? एक बात तो हमें नजर नहीं आता, एटम एटम प्रॉपरली इसका इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आता। एटम नजर आता है, एटम का बहुत अंदर वाला ऐसा नजर नहीं आता। प्रॉब्लम ये है इसकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है। देखो एटम का आखिरी शेल पता होना यार, ये आखिरी शेल है, इसका लास्ट शेल है, बात क्लियर हो जाए। हमें इसकी बाउंड्री नहीं पता। इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है ना, देखो शेल ना हकीकत में कुछ है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन आखिरी, अगर ये हम कहते हैं शेल है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, हमें नहीं पता कहाँ है। शेल तो जस्ट क्लास 9 के बच्चे के लिए है, हकीकत में हमें पता ही नहीं है कि भाई इलेक्ट्रॉन का फिक्स बाउंड्री नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 3D मोशन के अंदर होता है। हमें खुद नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन किस जगह पर है अभी। हम तो जिस उसकी प्रोबेबिलिटी पाए जाने की संभावना कि कितने चांसेस है यहाँ पर होगा वो पता होगा। इलेक्ट्रॉन का यहाँ से लेके डिस्टेंस डी है, तो यहाँ से डी प्लस एक्स समथिंग होगा। तो हमें कुछ पता ही नहीं है यहाँ पर है यहाँ पर है, हम एवरेज ले लेते हैं भाई ये यहाँ पर होगा। तो हमें एवरेज लेना पड़ता है कि भाई कितना दूर है। तो इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम यह आती है, इसका कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है। क्लास 11 के अंदर ये चीज डिटेल के अंदर है, फिक्स बाउंड्री नहीं है वैलेंस शेल की। इसकी वजह से आपको इसका एवरेज लेना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट थिंग पे आ जाओ, छोटी सी चीज है। दो ट्रेंड होते हैं इसके। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है, रेडियस डिक्रीज करता है, मतलब साइज डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस। जैसे जैसे आप नीचे जाते हो साइज इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है। ऊपर से नीचे जाते हो साइज इंक्रीज क्यों करता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया हर ग्रुप में जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं ना, तो एक शेल बढ़ता है। ऊपर 1s, नीचे 2s, थर्ड वाले के अंदर 3s, मतलब जो भी हुआ 3 हुआ, चौथे के अंदर 4, पांचवे के अंदर 5, 6, 7। तो शेल बढ़ा, साइज बढ़ेगी इसकी वजह से, ठीक है। द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, सेकेंड पॉइंट समझो ना, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज इन मेन ग्रुप एज यू मूव डाउन द एलिमेंट ग्रुप। जैसे आप नीचे जाते जाओगे डिक्रीज होता, इंक्रीज होगा एटॉमिक रेडियस, क्योंकि एटम का साइज इसके वैलेंस शेल से डिफाइन किया जाता है, और वैलेंस शेल बढ़ जाता है, नेक्स्ट वाला हो जाता है। जैसे आप नीचे जाते हैं एक एडिशनल शेल आता जाता है, जिसकी वजह से वैलेंस शेल दूर होता जाता है, इसकी वजह से रेडियस ऑफ एटम इंक्रीज होता है। गोइंग फ्रॉम लिथियम टू सोडियम द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s1 है, जबकि सोडियम की 3s1 तक जा रही है। मतलब एक न्यू शेल आ गया, थर्ड नंबर शेल, जिसकी वजह से ये जो साइज है ये इतना हो गया। पहले जो साइज था वो इतना था d, यहाँ पर d प्लस x हो गया साइज, जिसकी वजह से एटम का साइज बढ़ गया। अब जो चीज है, पहली बात यह है कि भाई ग्रुप पीरियड के अंदर क्यों कम होता है? पीरियड के अंदर क्यों कम होता है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। पीरियड के अंदर भाई क्यों कम होता है? इस वजह से कम होता है, बेसिकली जब पीरियड के अंदर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं, तो कोई न्यू शेल नहीं आता, नो न्यू शेल एड्स, शेल एडेड, कोई न्यू शेल नहीं आता, वही शेल चल रहा होता है। सेकेंड है पीरियड, तो सारे के अंदर सेकेंड शेल चलेगा। इसके अंदर एक चीज ये होगी, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना होता है भाई? न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं? 3।
अगला बेरिलियम के 4, बोरॉन के 5, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, नियोन के 10। जैसे जैसे आप जा रहे हो, न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है, न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेस। अब ये चार्ज क्या इंक्रीज होगा तो होगा क्या, जिससे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, तो ये जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो वहीं पर ही है, शेल तो नहीं बढ़ा। तो जैसे जैसे पॉजिटिव आता जाएगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो उसको खींच रही है, ये फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ती जाएगी, ये अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन को बहुत ताकत से खींचेगा, और जैसे एक ताकत से खींचता है ना, आप एक बंदे को डोरी से पकड़ लो, ताकत से खींचो, वो आपकी तरफ आता जाएगा, तो जिसकी वजह से ये जो रेडियस है ये छोटा होता जाएगा, श्रिंक होता जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ने की वजह से, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज बढ़ने की वजह से ये छोटा होता जाएगा। सवाल ये आता है इस पे, एक बच्चे का सवाल हो सकता है, सर पॉजिटिव भी तो आ रहा है, उसके साथ नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है, क्यों? हर स्टेप के अंदर जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, लिथियम के पास 3 प्रोटॉन है, 3 न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ रहा है सर, तो क्यों ऐसा नहीं हो रहा? बेसिकली प्रॉब्लम इज डेट कि हम एक चीज क्वांटिटी निकालते हैं, जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है? बेसिकली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो होता है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज फील कर रहा है। शील्डिंग इफेक्ट में मैंने आपको बताया थी ये बात। तो ये वाला ज्यादा चार्ज फील करेगा, +7, ठीक है, पहले +6 करेगा, +5 करेगा, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज आएगा वो फीलिंग आएगी। जब अगर आप नया शेल इंट्रोड्यूस कर रहे हो, वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़े, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, चूंकि वहां पे शील्डिंग इफेक्ट आ रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये उतना चार्ज फील नहीं कर रहा, उसकी वजह से वो अट्रैक्शन नहीं बढ़ रही। फर्स्ट ईयर के अंदर जेड इफेक्टिव के ऊपर ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। ओके, तो सिंपल रीजन क्या है भाई, जब आप पीरियड के अंदर मूव करते हो तो आपके पास प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, न्यूक्लियस का जो एटॉमिक नंबर है, चूंकि आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा होता है, और एटॉमिक नंबर इस तरीके से इंक्रीज कर रहा होता है कि आपका जो जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है सर, वो ना बिल्कुल बढ़ रहा होता है आखिरी इलेक्ट्रॉन पर। तो इस जेड इफेक्टिव के बढ़ने की वजह से एटम के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स हो जाती है, और उसकी वजह से ज्यादा खींचता है न्यूक्लियस उसको, उसकी वजह से साइज छोटा हो जाता है। सिंपल आंसर इज डेट। ओके, एटॉमिक नंबर बढ़ता है एंड कोई शेल न्यू नहीं आता, बिकॉज कोई भी एक एडिशनल शेल इन्वॉल्व नहीं होता, ऐड नहीं होता, उसकी वजह से साइज नहीं इंक्रीज करता। ये बातें आपको याद होनी चाहिए, भले इसको पढ़ लो कि क्या लिख रहा है, द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इन ईच पीरियड। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं, और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स, 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। As you move from across the period, जैसे आप चलते जाओ, this is because as you move from one element in the sequence to the next, to the right of it another electron is added to the same valence shell। भाई वैलेंस शेल तो वही है, सेम टू सेम वैलेंस शेल है, तो उसके अंदर न्यू इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि शेल तो इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 3 है, सेम है। द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कोर आल्सो इंक्रीजेस। जो न्यूक्लियस होता है उसको हम कोर भी कहते हैं, क्योंकि वो बीच के अंदर होता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा होता है जैसे जैसे आप आगे जा रहे होते हैं। द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस टू द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इंक्रीजेस। ये जो जेड इफेक्टिव होती है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की जो अट्रैक्शन होती है, ये जो नेट अट्रैक्शन होती है वो बढ़ती जाती है एज कम्पेयर टू इंक्रीजिंग द शेल। तो उसकी वजह से वो जो फोर्स है, वो अट्रैक्शन बढ़ती जाती है, तो वो जो शेल है वो श्रिंक हो जाता है, वो छोटा हो जाता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है।
For example, like going from lithium to beryllium, the atomic size decreases. You can understand from the electronic configuration of the valence shell of 2s1, 2s2. Moving from lithium to beryllium, the number of shell does not change. भाई number of shell वही है, मैंने वही आपको बात कही. The number of shell does not change, but the atomic number increases from 3 to 4. Beryllium, इसका lithium का 3 था, इसका 4 है. The strength of the nucleus on the valence shell इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस. भाई न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन पे कितनी सलाहियत है इस पॉजिटिव की नेगेटिव पर, वो बढ़ जाती है, वो बढ़ जाती है. ठीक है, यही चीज हमने मालूम करनी है. ओके, देयरफॉर ये जो फोर्स है, ये फोर्स इंक्रीज हो जाती है, और फोर्स इंक्रीज होने का मकसद कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, वैलेंस शेल उस तरफ आएगा, वैलेंस शेल उस तरफ आएगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा. तो ये ट्रेंड था हमारे पास एटॉमिक रेडियस का, जो कि मैंने पूरा कोर कॉन्सेप्ट समझा दिया. नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी. ये क्या पहला नाम है? आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है बेसिकली? तो ये एक एनर्जी है. ये क्या है? एनर्जी है. कोई एनर्जी क्या करती है? कोई काम करवाती है. ठीक है, एनर्जी कोई काम करवाती है. बेसिकली ये हमारे पास एक एटम है, सोडियम का. सोडियम के पास छोड़ो, ये एक एटम है लिथियम का. लिथियम के पास दो अंदर वाले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल के अंदर. और लिथियम को स्टेबल बनने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल के डुप्लीकेट रूल मानना पड़ेगा समहाउ. ये एक डोरी से बंधा हुआ है, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा है, और ये घूम रहा है. ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इसको खींच के बैठी है, बांध के बैठी है. न्यूक्लियस है ना, पॉजिटिव चार्ज, ये इसको बांध के बैठा है, तो अपनी तरफ मारा है रस्सी से, जोर जोर से. आपने कभी देखा अगर किसी चीज को आपने रस्सी से बांधा हुआ है ना, आप उस रस्सी को तोड़ने के लिए आपको ताकत लगानी पड़ती है. आपको किसी बंदे ने हाथ आके बांधे हुए रस्सी से, तो आपको ताकत लगानी पड़ेगी उस रस्सी को तोड़ने के लिए. तो इसी रस्सी को तोड़ने के लिए कि जो इलेक्ट्रॉन निकल जाए यहाँ से, आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी. मतलब इस इलेक्ट्रॉन को आजाद करवाने के लिए, आपको कुछ ताकत देनी पड़ेगी इसको. भाई ये ताकत आए, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये जो डोरी है टूट जाओ, तो इलेक्ट्रॉन आजाद हो जाएगा. बस जितनी ताकत आपको देनी है ना इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वही होती है आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी वो होती है. अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या, कौन सी एनर्जी है भाई? आयोनाइज करवाने की. आयोनाइजेशन का मकसद क्या है? एक इलेक्ट्रॉन को किसी एटम से बाहर निकालना. अब इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी आपने चाहिए ना, वो आयोनाइजेशन एनर्जी है. एनर्जी क्यों चाहिए भाई? सवाल ये, एनर्जी इसलिए चाहिए क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये गिरफ्त में है इसकी, इस न्यूक्लियस की. ये न्यूक्लियस क्या है? इसको बांध के बिठा हुआ है. किससे? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से. अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस रस्सी को तोड़ने के लिए आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, जान देनी पड़ेगी कि भाई तोड़ के भाग जाए. तो इसलिए हमने एनर्जी देनी है. समझे भाई? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. आइसोलेटेड गैसियस एटम क्यों कहा जाता है? आइसोलेटेड कहते हैं अकेला. गैसियस फेज के अंदर यानी कोई मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, बिटवीन इंटरेक्शन ना हो. गैसियस फेज के अंदर ही हम एक एटम के साथ डील करते हैं. गैसियस फेज के अंदर एटम दूर दूर होते हैं, और वो अलग अलग डील हो रहे होते हैं. इसकी वजह से आइसोलेटेड यानी अकेला. शो कैसे करते हैं? आप मैग्नीशियम को +8 करो आयनाइजेशन एनर्जी, यानी आपने मैग्नीशियम को आयनाइजेशन एनर्जी दे दी, तो हुआ क्या? मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज आएगा प्लस इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा. ये रिप्रेजेंटेशन होती है. ठीक है, तो एक बात समझो, ये रस्सी जितनी ज्यादा मजबूत होगी, तो आपको एनर्जी उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी. भाई बहुत ज्यादा टाइट रस्सी बांधोगे ना, तो ताकत ज्यादा देनी पड़ेगी. मतलब यार,
ये समझो कि रस्सी बहुत ज्यादा टाइट है, बहुत ज्यादा मजबूत है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है। तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बहुत हाई होगी। ठीक है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना है, इसको रिएक्ट करवाना, इसको रिएक्शन में लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब अगर आयनाइजेशन एनर्जी अगर ज्यादा है ना, तो रिएक्टिविटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हर जगह पे आपको ज्यादा एनर्जी नहीं मिलती। एक एनर्जी नॉर्मल मिलती है 500 से लेके 700, आपने एनर्जी इतनी ज्यादा 2000 की कर दी, कहाँ से पुल अप होगी मेरी जान? वो लेस, भाई एनर्जी ज्यादा तो रिएक्टिविटी हो जाएगी लेस। आपको पता है कि रिएक्टिविटी अगर लेस है तो मोर होगी स्टेबिलिटी। ठीक है, समझे? तो जितनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? याद रखना, काम आएगा। Ionization energy is a measure of the extent to which the nucleus attracts the outermost electron. अब high value of ionization means stronger attraction। भाई जितनी वैल्यू ज्यादा होगी मतलब वो रस्सा बहुत ज्यादा टाइट है, रस्सा बहुत ज्यादा टाइट है, मतलब कि वो जो बंधा हुआ है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो ज्यादा है। लो आयनाइजेशन एनर्जी मतलब वो रस्सा नहीं की, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की। ओके, इसको हम कैसे बताते हैं? किलो जूल पर मोल में यूनिट दिए जाते हैं इनके। भाई पर नहीं आया, किलो जो मोल इनवर्स होगा, गलती की हुई है इन्होंने। ठीक है, यहाँ पे काट दो, या तो लिखो किलो जूल मोल इनवर्स, या लिखो किलो जूल पर मोल। इसका मतलब क्या है? एक मोल पार्टिकल को किसी भी एलिमेंट के एटम के कितनी किलो जूल देनी पड़ेगी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। किलो जूल में मतलब एक मोल एटम्स को कितने किलो जूल देनी पड़ेगी एनर्जी के वो तमाम एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन अपने शेल से निकाल दें, ये होती है वो। अब इसका ट्रेंड पढ़ते हैं। ट्रेंड कैसे समझो, ट्रेंड कैसे पढ़ना है भाई? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट आपको पता है एटॉमिक रेडियस छोटा होता है, एटॉमिक रेडियस कम होता है। लेफ्ट टू राइट ना पढ़ा है आपने? तो एटॉमिक रेडियस छोटा होगा, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये डिपेंड करती है कि Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर के ऊपर। ये फार्मूला आप बाद में जाके पढ़ोगे। तो भाई ये आर स्क्वायर अपॉन के अंदर आता है, आर स्क्वायर ही अपॉन के अंदर आता है। ठीक है, तो जितना एटम छोटा होगा ये पॉजिटिव नेगेटिव तरीक होंगे, फोर्स बढ़ जाएगी। फोर्स बढ़ जाएगी मतलब आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। फोर्स बढ़ने का मकसद क्या? आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। ऊपर से नीचे जाओगे, अप टू बॉटम जाओगे, तो होगा क्या? साइज बढ़ेगा। न्यूक्लियस और आखिरी ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी पूरा डिस्टेंस बढ़ेगा। क्यों में डिस्टेंस बढ़ेगा? और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये डिक्रीज होगी, जो फोर्स है वो होगी डिक्रीज। अब फोर्स होगी डिक्रीज, यानी ये जो ताकत है, ये जो कशिश है, ये जो रस्सा है, ये ढीला पड़ेगा। ढीला पड़ेगा मतलब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी को निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए होगी। कम एनर्जी चाहिए होगी, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, हाई रिएक्टिविटी होगी, और स्टेबिलिटी लेस होगी। तो नीचे जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, लेफ्ट टू राइट जाते हुए बढ़ती है आयनाइजेशन एनर्जी। का ट्रेंड भी समझ लिया तुम लोगों ने, रीजन वही लिखा हुआ होगा वहां पे। ओके, द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम का ग्रुप, यही समझा दिया। बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा? बीटा रिफ्लेक्शन होगा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, इसकी वजह से इजीली रिमूव कर दिए जाते हैं। दिस लीड्स टू डिक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, विच एटम हैज ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट? लिथियम और सोडियम। अरे लिथियम का ज्यादा होता है सोडियम का शील्डिंग इफेक्ट, ऑब्वियसली सोडियम का ज्यादा होगा। एज यू मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड द शील्डिंग इफेक्ट रिमेन अनचेंज्ड। आपको समझाया था शील्डिंग इफेक्ट लेफ्ट टू राइट जाते हुए फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एज अ रिजल्ट भाई क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है लिटिल बाय लिटिल। लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं, शील्डिंग इफेक्ट वही का वही रहता है। तो होगा क्या? लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक इंटरेक्शन बढ़ेगी, और एटॉमिक इंटरेक्शन बढ़ने से क्या रीजन होगा? वो फोर्स बढ़ेगी।
न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगी जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगी जो कि उसको बांध के बैठी होगी। इससे क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। वही कॉन्सेप्ट में समझाया, बेरिलियम की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू लिथियम। ओके, यही कॉन्सेप्ट था। अब इसकी कुछ वैल्यूज पढ़ लो। हाइड्रोजन की 1312 है, इसकी 2372 है। नीचे जाओ, नीचे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन से कम हुई 520, 496, 419, 400 की 376। लेफ्ट टू राइट जा रहे 520, 899 बढ़ गई। एन से मैग्नीशियम हुई 738। ठीक है, देन देखो 403 से 549, 558 हो गई, 709 हो गई, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, समझ रहे हैं बात। अब वो बच्चे जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा होशियार है, बहुत ज्यादा उनकी जो आंखें हैं वो तेज है, तो कहेंगे सर आप तो एक बहुत बड़ा हमारे साथ ब्लंडर कर रहे हो सर, आप तो जान छुड़ाने वाली कर रहे हो सर, आपने तो जान छुड़ा दी, आप तो जो है ना 2 नंबर बातें बता रहे हो, आपने तो कहा था मैं एक कॉन्सेप्ट दूंगा और आपने ये बढ़ा दिया। भाई रुको रुको, पूरी बात सुनो। वो बच्चे जो तेज है उन्होंने एक प्रॉब्लम नोट कर ली होगी। प्रॉब्लम क्या है, लिथियम से बेरिलियम चले गए, 899 बढ़ गई। बेरिलियम से बोरॉन जाते हुए भी इंक्रीज होनी चाहिए ना, वही सेम पीरियड है। और ये जो बातें चल रही है ना, लेफ्ट टू राइट बढ़ती है। आप कहो कि यार इस एलिमेंट का है, मैं अगले पीरियड के जो है ना अगले एलिमेंट पे गया तो यहाँ पर 738 है। भाई सेम पीरियड के एलिमेंट की बात की जाती है, ठीक है, सेम पीरियड के एलिमेंट होने चाहिए, ये बात बताओ भाई। आप कौन सा लिथियम की 520 से अगला एलिमेंट है, और जो है दूसरे ग्रुप का, ये पहले का, ये दूसरे ग्रुप का है, वो बेरिलियम में 503 कम हो रही है। अबे भाई सेम पीरियड की बात चल रही है, पीरियड सेम होना चाहिए भाई, ग्रुप अलग, पीरियड अलग नहीं है, वो छठा पीरियड है, ये दूसरा पीरियड है। तो आप कहोगे सर 899 से बढ़नी चाहिए, कम क्यों हो गई बोरोन की? या तो बुक के अंदर गलत लिखा हुआ है, या तो सर आपने गलत कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। और सर आपने तो हमें बुक वाली बात बताई है जो कि बुक के अंदर लिखा हुआ है, तो मतलब बुक के अंदर गलत लिखा हुआ है। आगे देखो, बाद में कार्बन की से ज्यादा है, बिल्कुल सही चल रहा है। इसकी से नाइट्रोजन की ज्यादा है 1402। इसके बाद आगे बढ़ो, 1402 से फिर कम हो गई, डिक्रीज हो गई, फिर से डिक्रीज हो गई, फिर आगे चलो बढ़ गई, फिर बढ़ गई। सोडियम पे आओ, मैग्नीशियम पे आओ, बढ़ गई। मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम पर फिर कम हो गई, लेस हो गई, फिर आगे बढ़ गई, बढ़ गई, यार फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई, फिर कम हो गई। क्यों सर ऐसा क्यों हो रहा है, सवाल है ना। ये देखो, डाउन द पीरियड ग्रुप जाओगे, कम होगी 801, 578, बढ़ क्यों गई इसकी? पता होना चाहिए क्यों बढ़ी है। उसको छोड़ो, इतना फर्क नहीं है दोनों में, एक का है 558, भाई 40 का 30 का फर्क आ गया 32 का, क्यों बढ़ा? रीजन बताओ क्यों बढ़ा? रीजन है भाई इसके, ये एक बात नोट करो, मैंने कहा था लेफ्ट टू राइट जनरली, एक जनरल ट्रेंड बताया जा रहा है आपको, जनरल जनरली ये होगा। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं आपके पास, ये क्या है, कुछ एक्सेप्शंस है जो मैंने आपको नोट डाउन करवाए। अब एक्सेप्शंस क्यों है, ये आप पढ़ोगे फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर। बेसिकली होता है क्या है, ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, ये के से आगे पास नाइट्रोजन था, और ये गैस होता है आगे पास ऑक्सीजन का, ठीक है। सीन क्या है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये आप सिमेट्री देख रहे हो एक, ये समझे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, क्या है, ये शेर आपने आधा एरो बनाया हुआ है, नहीं पूछना, वो आपको पहले नहीं पड़ेगा। ये सिमेट्री है, इसके अंदर भी एक ग्लोब के अंदर एक बंदा, दूसरे के अंदर एक बंदा, तीसरे के अंदर, यानी ये गाड़ी है, उसके तीनों पहिए बैलेंस है। कौन सी गाड़ी है, तीनों पहिए वाली, मतलब बैलगाड़ी समझ लो। इसके अंदर आगे यहाँ पे दो हैं, एक एक सिमेट्री नहीं है, थोड़ी सी अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। और इस अनसिमेट्री होती है ना, गाड़ी के पहिया एक ऊपर नीचे कर दो ना, तो अनसिमेट्री की वजह से बैलेंस चीज नहीं होती, वो अनस्टेबल हो जाती है।
यही कॉन्सेप्ट नंबर, इसकी वजह से ऑक्सीजन अनस्टेबल हो जाता है, इसका जो शेप होता है ऐसा अच्छा बन जाता है, वो बैलेंस हो जाता है, बहुत ज्यादा बैलेंस हो जाता है, इसकी वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। ये पहले नहीं पढ़ा ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट ईयर के अंदर सारा समझोगे। ये क्यों होता है? केस आता है बेरिलियम बोरोन के अंदर और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के अंदर, और इसके नीचे वाले मेंबर्स होते हैं ना ग्रुप है, इनके साथ केस होता है। और ये जो बाकी जो ग्रुप के अंदर जो सीन हो रहा होता है, नीचे जाते हुए वो बढ़ जाता है, वो लेंथेनाइड एंड वो वाला चक्कर होता है, ठीक है। वो आपको पता चलेगा वो क्या सीन है, फर्स्ट ईयर के अंदर आओगे समझोगे। फिलहाल ये बात याद रखना, किसी को बताओ जनरली लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जनरली यानी नॉर्मली, जनरली के अलावा एक चीज आती है, वो होती है एक्सेप्शन। हम बात करें जनरली, हर जगह पे पुरानी बुक के अंदर, फीडरल की बुक के अंदर लिखा हुआ है जनरली आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट। जनरली का मकसद यदि आमतौर पर वो ये मेंशन कर रहे होते हैं, तो ये बात आपको लाजमी मालूम होनी चाहिए। आज के लेक्चर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत मुलायम टॉपिक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली ये एक एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अमाउंट ऑफ एनर्जी है। भाई कौन सी एनर्जी है? जस्ट लाइक आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी का अपोजिट है ये। एमसीक्यू आ सकता है, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज अपोजिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगा जवाब। कैसे है अपोजिट, समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट है सारा। देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी। अब ये जब इलेक्ट्रॉन निकला हुआ इलेक्ट्रॉन किसी भी एक एटम के अंदर, क्लोरीन के एटम के अंदर जाएगा। क्लोरीन क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी शेल के अंदर? 7। एक की जरूरत होती है इसको, 1 2 3 4 5 6। भाई ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक चाहिए। जब ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। भाई इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के लिए इस क्लोरीन को एनर्जी क्या रिलीज होगी ना भाई। क्यों रिलीज होगी बेटा? ये इलेक्ट्रॉन जहां से होके भी आ रहा है, इसके पास ऑलरेडी अच्छी खासी एनर्जी है। जब इस एनर्जी ऑर्बिट में जाके पहुंचेगा, इस पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन में आएगा करीब, तो यहाँ पे इस शेल की जितनी एनर्जी हो जाएगी, और वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट की एनर्जी होगी ना, जो उसको मिली थी जहां से वो निकल के आया है। भाई जहां से वो सोडियम के एटम से अगर निकला है तो इसको एनर्जी मिल गई, एनर्जी लेके निकल गया। अब ये कहीं पे आके फटक गया, अटक गया, वो एनर्जी तो निकल जाएगी, समझ रहे हैं? तो वो एनर्जी रिलीज होगी। उस रिलीजिंग ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये बताती है कि वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी नेगेटिव होगी, मोर नेगेटिव वैल्यू होगी, जितनी ज्यादा मोर नेगेटिव नेगेटिव लार्जर होगी, ये बताएगी कि उस एटम को कितनी तड़प है, उस किसकी? इलेक्ट्रॉन की। भाई उसको कितनी तड़प है। बेसिकली इतनी ज्यादा। नेगेटिव का मकसद क्या होता है? एनर्जी का रिलीज होना। नेगेटिव यानी उस चीज में से निकलना। नेगेटिव 328 का मकसद क्या होगा भाई? ये नेगेटिव यानी ये इसको निकालेगा, ये इसको देगा। मतलब इस इलेक्ट्रॉन के लिए, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये एनर्जी रिलीज होगी। समझ रहे हैं बात? इतना प्यार है उसको। पॉजिटिव कब होगी बेटा? पॉजिटिव तब होगी जब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन वहां पे ऐड होगा, रिपल्जन इतनी होगी, आपको उसको ऐड करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। आपको क्या करनी पड़ेगी? एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको। एनर्जी रिलीज नहीं होनी, एनर्जी देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी मेरी जान, देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा एनर्जी, तभी वो पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव का मकसद क्या होता है? जितनी बड़ी पॉजिटिव वैल्यू, मतलब पॉजिटिव का मकसद क्या? उसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। वो तो खुशी नहीं ना इलेक्ट्रॉन लेने पर। नेगेटिव मकसद, नेगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी यार उसको तलब ज्यादा है। पॉजिटिव या लेस नेगेटिव, मतलब लेस नेगेटिव क्या हुआ? नेगेटिव विद लेस वो जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज्यादा कम हो। -2, -50, -43, उसको इतनी तड़प नहीं है। 0 मतलब उसको कुछ करना ही नहीं है। 0 से अबव मतलब भाई उसको देनी पड़ेगी एनर्जी। बेसिकली जो चीजें एनर्जी रिलीज नहीं करती, हम उसकी
लेते ही जीरो है, हम पॉजिटिव के साथ इतना डील नहीं करते। ठीक है भाई, यहाँ पे आप देख लो, आपको सबकी जीरो कर दी है, इतनी नहीं है, बेरिलियम मैग्नीशियम की होती है, कैल्शियम इसकी थोड़ी बहुत ली जाती है, बाकी सारा जीरो है। भाई इन सब के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर पूरे हैं, तो इनको चाहिए ही नहीं इलेक्ट्रॉन, क्या करेंगे, इसको तलब ही नहीं है। फ्लोरीन भाई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसको चाहिए, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी अच्छी है, उस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लोरीन की नेगेटिव 349 है, इसकी फ्लोरीन से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसके पास जगह ज्यादा है। यार इसके जो एक्सेप्शन है कुछ देखो, एक ट्रेंड समझो, लेफ्ट टू राइट जाते हुए, इस चीज को भाई छोड़ दो, लेफ्ट टू राइट जाते हुए ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये बढ़ती है, बढ़ती कम होती है, ये समझो, बढ़ती इस सेंस में, नेगेटिव सेंस में बढ़ती जाती है, नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, मोर नेगेटिव होती जाती है। डाउन द ग्रुप ये पॉजिटिव होती जाती है, पॉजिटिव होती जाती है यानी पॉजिटिव तरफ होती जाती है, यानी पॉजिटिव के करीब होती जाती है, मतलब लेस नेगेटिव होती जाती है, लेस नेगेटिव, कम नेगेटिव, कम नेगेटिव। मैग्नीट्यूड होता है ना, वो लेस नेगेटिव होता जाता है। ठीक है, यानी पॉजिटिव की तरफ होती जाती है, ये ट्रेंड है इसका। बीच में एक्सेप्शन है, अब एक्सेप्शन आप अभी नहीं पढ़ सकते, जिसे फ्लोरीन, फ्लोरीन से एनर्जी कम होनी चाहिए थी ना, कम नेगेटिव होनी चाहिए थी। ठीक है, यानी नेगेटिव 326 हो जाता, उस तरह बढ़ जाता, लेकिन बढ़ क्यों गई, मोर नेगेटिव क्यों गई? भाई फ्लोरीन को ज्यादा तलब होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की, लेकिन क्लोरीन को है, क्यों? भाई ऐसा होता है एटॉमिक साइज की वजह से, एटॉमिक रेडियस की वजह से, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन की वजह से। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होगी, दो फोर्सेस होती है, एक होती है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन, एक ये चीज बताती है, दूसरी होती है आपके पास न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन। ये चीजें होती हैं, ये किन के ऊपर डिपेंड करती है? एटॉमिक रेडियस के ऊपर, नंबर ऑफ शेल के ऊपर, शील्डिंग इफेक्ट कितना है भाई, ये भी शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है भाई, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कितनी आएगी। तो ये अभी आपके काम की चीज नहीं है, समझना है जो समझो। ये फैक्टर अफेक्टिंग्स भाई क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के? न्यूक्लियर चार्ज होता है, एटॉमिक रेडियस होता है, शील्डिंग इफेक्ट होता है। न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट बात सेम है, ये समझो। लेफ्ट टू राइट जाओगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, किस साइंस में बढ़ेगी? हकीकत में कम होगी। यार बढ़ने का मकसद क्या? वो जो नेगेटिव है ना, नेगेटिव को नहीं देखो, ये जो वैल्यू है ना, एक्स वैल्यू है, इसको देखो, ये एक्स बढ़ता जाएगा। नेगेटिव सिर्फ ये बता रहा है वो चीज निकल रही है बाहर। दिस इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। चार्ज बढ़ेगा, तलब बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, प्यार बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी, विच बाइंड्स द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली टू द न्यूक्लियस, जो कि इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा टाइटली पकड़ेगा, और जितना ज्यादा टाइटली पकड़ेगा उतनी एनर्जी रिलीज होगी ज्यादा। ठीक है, ढीला पकड़ेगा एनर्जी इतनी ज्यादा रिलीज नहीं होगी। बट द शील्डिंग इफेक्ट रिमेंस कांस्टेंट इन ईच साइकिल। ठीक है, हर साइकिल में जो होता है ना, शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है। Therefore, the alkali metals have the lowest and the halogens the highest electron affinity in each period. Basically, आप यहाँ पे जाएं शील्डिंग इफेक्ट सेम, यहाँ पे जाएं शील्डिंग इफेक्ट सेम, सेम 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 सेम, हर जगह पे सेम है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाता है, सो दिस वर्क्स लाइक दैट। आगे जाते जाओगे वो शील्डिंग इफेक्ट सेम है, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता जाता है, तो ऑब्वियसली यार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की तलब बढ़ेगी। भाई डाउन द ग्रुप जाते हुए कम होती है, बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाता है, वो लूजली बाउंड हो जाता है इलेक्ट्रॉन भाई न्यूक्लियस के साथ, इसकी वजह से एनर्जी डिक्रीज होती है। ये कॉन्सेप्ट है। देयर आर सेवरल एक्सेप्शन भाई, जो मैंने बात की आपको एक्सेप्शन की, फ्लोरीन, क्लोरीन और ट्रेंड होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। यू विल लर्न रीजंस फॉर इट इन हायर ग्रेड, हायर ग्रेड में जाके पढ़ेगा। जैसे बेरिलियम मैग्नीशियम की इतनी क्यों होती है, जीरो या जीरो से अबव होती है, ये जो एक्स से अबव होती है, जीरो से, एक्स अबव होती है जीरो से, ऐसा क्यों होता है मैग्नीशियम के केस के अंदर? नाइट्रोजन की पॉजिटिव क्यों होती है? यार इन्होंने जीरो लिखना चाहिए था, ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो। पॉजिटिव इस वजह से क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, स्टेबल इसकी कन्फिगरेशन की वजह से होता है। इसके पास पेयर्स हाफ जो है ना, पेयरिंग हुई पड़ी होती है, पेयरिंग नहीं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, इस वजह से। ये आपको हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं पता, फर्स्ट ईयर के अंदर ये सारी चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप दूसरे चैप्टर के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे ऑक्सीजन वाला क्या था सीन एंड वगैरह वगैरह, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जो सीन हो रहा होता है ना आयनाइजेशन एनर्जी का, बेरिलियम बोरॉन के साथ, बेरिलियम ज्यादा स्टेबल होता है, नाइट्रोजन ज्यादा स्टेबल होता है, वगैरह वगैरह। भाई हीलियम वगैरह की इन्होंने जीरो लिखी हुई है,
बेसिकली सच्ची बात बताऊं, इधर इन्होंने 0 लिखना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव को डील ही नहीं कर रहे। इन्होंने पूरे यहाँ पर टेबल में पॉजिटिव नहीं लिखी हुई। हकीकत में इसकी भी पॉजिटिव होती है मेरी जान, इसकी भी पॉजिटिव होती है, लेकिन आप अभी 9th क्लास के अंदर हैं, आपको इतना कॉन्सेप्ट नहीं देना। इसकी वजह से इन्होंने बाय मिस्टेकली इधर पॉजिटिव लिख दिया। हकीकत में इसको 0 लिखना चाहिए था, या और इससे ज्यादा अच्छा छुटकारा पाने के लिए, और कोई प्रॉब्लम भी ना हो और इनकी इज्जत भी बच जाए कि यार ये लिख, जिस बंदे ने ये बुक लिखी है ना वो वाकई में अक्लमंद है, बहुत ज्यादा होशियार है। तो होशियार बंदा होता क्या करता, एक्स वो एनर्जी है जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो इधर क्या लिखता भाई, इसको काट करता, इसको लिखता एक्स ग्रेटर देन 0, वो बंदा ऐसा कर देता काम। साउंड्स गुड? यही था कॉन्सेप्ट। तो आज का टॉपिक होने वाला है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एंट्री टेस्ट में एमसीक्यूज भी आते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये क्या होती है? बेसिकली ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी एटम की, एलिमेंट के एटम की। क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? एक प्रॉपर्टी होती है, एबिलिटी होती है। किस चीज़ की समझाता हूँ मैं। ये एक एटम है, हाइड्रोजन, ये है फ्लोरीन। इसके ऊपर कितना है पॉजिटिव? 9 है न्यूक्लियस के ऊपर, इसके ऊपर पॉजिटिव 1 है क्योंकि एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर। बेसिकली होगा क्या, जब ये बॉन्ड बनाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन इसका आपस में जुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा करीब करके बना लेते हैं हम, जैसे फीलिंग आनी चाहिए आपको कि माजरा चल क्या रहा है, ठीक है। ये केस है। तो ये दोनों यहाँ से सेम दूरी पर है, इसके ऊपर पॉजिटिव 9 है, इसके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज है। तो होगा क्या, +9 नेगेटिव को अपनी तरफ और खींचेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। क्यों? पॉजिटिव ज़्यादा है, न्यूक्लियस के ऊपर बहुत हेवी चार्ज है, उसका प्यार बहुत है। तो यारी जो चीज़ है, पॉजिटिव चार्ज जब इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये कम खींच रहा है, ये बहुत ज़्यादा ताकत से वाली चीज़ से खींच रही है, तो उसकी तरफ शिफ्ट होगा। स्ट्रक्चर क्या होगा, ये ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, ये वाली चीज़ ऐसे होगी, ये इधर होगी, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये इधर पॉजिटिव 1 होगा, इधर पॉजिटिव 9 होगा। ये क्या है, हमारे पास शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है, जो शेयर हो रहे हैं आपस में। तो ये क्या कर रहा है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये फ्लोरीन के एटम के पास ये क्षमता है, ये ताकत है, खूबी है, ये अपनी तरफ खींच सकता है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की क्षमता किसी भी केमिकल बॉन्ड के अंदर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम, किसी एटम की एबिलिटी है टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ, भाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। कहाँ पर? किसी भी केमिकल बॉन्ड में, दोनों के बिटवीन बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है CB। ओके, ये किससे बनाई गई है? ये किसने कॉन्सेप्ट लाया था? लाइनस पाउलिंग ने। क्यों लाया था भाई? इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए भाई, कि एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा और किसकी तरफ जाएगा, और किसके ऊपर पोलर चार्ज आएगा, किसके ऊपर पॉजिटिव आएगा पार्शियल चार्ज। द अमेरिकन केमिस्ट लिनस पॉलिंग डिवाइज अ मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स। तो उसने एक मेथड निकाला जिससे हम रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट निकालते हैं। आपको पता है रिलेटिव का वर्ड क्या बता रहा है यहाँ पे? ये समझाता हूँ। रिलेटिव कहते हैं भाई किसी चीज के मुतवाजन। भाई एक्यूरेट एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों नहीं मालूम कर सकते आप, हकीकी? भाई हमने क्या किया, हमें पता नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तो हमने सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर वो होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन छोटा साइज होता है क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, ज़्यादा होती है, सॉरी। फ्लोरीन को हमने नंबर दिया 4 दिया है, ठीक है, रेटिंग। बेसिकली ये हमने एज्यूम किया है भाई, फ्लोरीन का ये है, एज्यूम है, हमारी एजम्पशन है। तो इसके रिलेटिव हमने बाकी चीज़ों को कैलकुलेट किया है। बाकी क्या है, बाकी को हमने इसके मुतवाजिन रिलेटिव किया है। भाई फ्लोरीन इतना खींच सकता है, अब क्लोरीन कितना खींच सकता है? उसने कहा यार फ्लोरीन का 1/3 खींच सकता है। भाई उसका 3/4 रेटिंग दे दो 3 की। 4 का 3/4 कितना होगा? 1 1 1, 3 बच गया।
3 रेटिंग थे तो जोकस को दे दी। तो इस हिसाब से रिलेटिव कैलकुलेट की जाती है। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है 4.0, बाकी कैलकुलेट की गई है। सबसे कम आपके पास फ्रांशियम की होती है। फ्रांशियम तो बेसिकली रेडियो एक्टिविटी में आ जाता है, सीजियम आपको काउंट किया जाता है। ये होती है आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के अपने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें अपने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो उसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच खुली है। इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।